आज हमारे साथ हैं मिस्टर शरद दास, द ऑनर ऑफ श्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस हैंडल करना कोई आसान काम नहीं होता, बट मिस्टर शरद दास इसे बहुत स्मूथली और बहुत सालों से अपने कीन एक्सपीरियंस के साथ हैंडल कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से जानते हैं कैसे उन्होंने अपने कंप्लायंस कंपनी की शुरुआत की और क्या कुछ वो एचआर कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटीज के लिए कर रहे हैं। तो वेलकम मिस्टर शरद टू आवर शो अलाइनमेंट टॉक्स। जी मिस्टर शरद, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी शुरुआत, आपका पूरा सफर, मूलतः आप कहाँ से हैं और आपने कैसे ये सब शुरू किया। या सबसे पहले नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं शरद कुमार दास फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। और ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। पहले मैंने बीकॉम किया था बालेश्वर से, बालेश्वर उड़ीसा। इट इज हम्म। ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम बालेश्वर। हम्म। बीकॉम के बाद मैंने प्लेसमेंट मेरा हो गया था वेदांता ग्रुप में। हम्म। कैंपस सिलेक्शन मेरा हुआ था वेदांता ग्रुप में। एंड आई हम्म। ज्वाइन देयर एज एचआर एग्जीक्यूटिव इन हम्म। 2008। फ्रॉम 2008 से लेकर मैंने 2014 तक, 2014 तक मैंने काम किया वेदांता ग्रुप में। हम्म। देन उसके बाद मैंने देखा कि विदाउट माय मैनेजमेंट कोर्स, सो मैं कुछ, मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मैं सिर्फ काम करते जा रहा हूँ लेकिन मेरा कैरियर में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा था एक्चुअली उस टाइम में। सो आई डिसाइडेड, मैंने जॉब छोड़ दिया था उस टाइम में। 2014 में जॉब छोड़ के मैंने अपना मैनेजमेंट एचआर में कोर्स करने के लिए मैंने डिसाइड किया था। देन मैंने मैनेजमेंट किया था फ्रॉम भुवनेश्वर रीजनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। देन मैनेजमेंट के बाद मैंने देखा कि बहुत सारा जॉब्स कारसीट था यहाँ पे उड़ीसा में, आउट ऑफ उड़ीसा में। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़े और कोशिश करते हैं कि मैं और कुछ रिलेटेड कोर्स में कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आई विल सर्च माई जॉब। देन मैंने एमबीए के बाद मैंने एलएलबी किया। एलएलबी जैसे मैंने किया तो मेरे को दिख रहा है कि अगेन वही जॉब मैं स्टार्ट करूंगा, फिर सैलरी मेरे को मैंने स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। देन आई डिसाइडेड, नहीं कुछ नया करते हैं। तो बहुत सारा मैंने जॉब ढूंढा मार्केट में, लेकिन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम, मैंने मेरे को जॉब वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरे को नहीं मिला था। देन आई डिसाइडेड टू लेट स्टार्ट समथिंग फ्रॉम माय ओन। तो वो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया था वेदांता ग्रुप से, बहुत सारा काम ने सीख लिया था मैंने, जो एग्जीक्यूटिव लेवल में, जूनियर लेवल में। तो उसी को मैंने छोटा छोटा करके काम स्टार्ट किया और कुछ सीखा मैंने। और जो मैंने पढ़ाई किया था उसी को लेके मैंने स्टार्ट किया कि मैं कुछ बिजनेस को मैं कंसल्टिंग सर्विस दूंगा जो मैंने सीखा हूँ। तो मैंने 2014 से एक्चुअली स्टार्ट किया था लेकिन फुल टाइम स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2016-17 से मैंने कंप्लीटली मैंने अपना कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया और नाम रखा मैंने श्योर कंप्लायंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। स्टार्टेड फ्रॉम झारसुगुड़ा, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। देन नाउ वी आर इन झारसुगुड़ा, वी आर इन भुवनेश्वर नाउ। our head office is in Bhubaneswar currently. So that's all my introduction. Thank you. थैंक यू अपने बारे में बताने के लिए शरद जी। आपकी इस जर्नी को जान के बहुत अच्छा लगा। आपने कैसे अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हुए, एक्सपीरियंस को भुनाते हुए अपने आपने खुद का एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने का ठाना। अ, बहुत ही अच्छा। पर ये सफर, मुझे जहां तक लगता है इतना आसान नहीं रहा होगा जितनी आसानी से आप इसे बता दिया, जितनी आसानी से आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया। तो कुछ तो कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा होगा अपने आप को डेडिकेटेडली आगे बढ़ाने के लिए। वो हर्डल्स क्या रही। हाँ, जैसे कि सबके एक्चुअली दिल में और भूख रहता है, एक्चुअली दिमाग में एक भूख भूख रहता है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो वैसे मैं बचपन से मैं मोटिवेशनल किताब और सेल्फ हेल्पिंग बुक मैं पढ़ता रहता हूँ। तो कुछ बड़े करने के लिए, कुछ खुद स्टार्ट करने के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था, राइट। मैं पढ़ाई भी कर रहा था, उसके साथ साथ मैं बहुत कुछ लर्निंग कर रहा था और बहुत बिजनेस मैन के साथ बात कर रहा था कि कैसे मैं आपके हेल्प में आ सकूंगा, जो भी मेरा स्किल है। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन हम्म। ये डिसीजन लेना बहुत बड़ा रिस्की था, क्योंकि ये 2012 और 14 में एक्चुअली मैं
हम्म। एक जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव था, तो उस टाइम में छोड़ के एमबीए करना फिर और आगे सपना देखना थोड़ा बहुत रिस्की था, डिफिकल्ट था, बट ये जुनून था, कमिटमेंट था मेरे दिमाग में, वो जोश था कि मैं कुछ करूंगा। भले ही आज सक्सेस नहीं होगा, आगे जाके सक्सेस होगा, लेकिन मेरे को कुछ करना है। खुद मतलब एम्प्लॉय होके कुछ नहीं कर पाऊंगा सोसाइटी के लिए, तो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा कैसे, वो मेरे दिमाग में हर टाइम था। इसीलिए मैंने वो बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन मैनेज हो गया। बट मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग स्टेज था, कुछ मैनेज करते 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 अभी मैं पहुंच गया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट जर्नी था एक्चुअली। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे को मिल गया था, एक बड़ा ग्रुप में काम करने के बाद जो नॉलेज मिला, जो स्ट्रैटेजी मेरे को सीखने को मिला, जो मैनेजमेंट स्किल मेरे को मिला, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो इसीलिए मैंने ये सब शुरू कर पाया और डिसीजन ले पाया, इतना बड़ा रिस्क ले पाया एक्चुअली। और ये सब मेरा कॉर्पोरेट लाइफ से ही मैंने सीखा हूँ, और ये हम्म। दैट्स व्हाई आई टुक द डिसीजन। तो ऐसा कह सकते हैं कि कॉरपोरेट लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जैसे आपको आपके एक्सपीरियंस से जानने को मिल रहा है कि आपने जब आपके वर्क एक्सपीरियंस में थे, आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपकी कॉरपोरेट लाइफ में सीखा, साथ के साथ अपना एजुकेशन भी आप करते रहे। और ये आपके लिए एक गेम चेंजर था, आपके लिए एक सीडिंग था जो आपने आपकी कॉर्पोरेट लाइफ से सीखी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पढ़ाई के साथ साथ मेरे को लर्निंग मिला, और कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत एक्सपीरियंस मिला, और फैमिली सपोर्ट मिला। तो ये तीनों मिला के कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ अंदर में, एंड मैंने शुरू कर लिया। यस। बहुत ही अच्छा। तो शरद जी, आपने आपके एजुकेशन में आपने बताया कि पहले आपने बीकॉम, फिर आपने एमबीए एचआर, देन फिर आपने एलएलबी, और अभी आप सीएस कर रहे हैं। तो यस। इसे मैं क्या समझूं, ये आपका पढ़ाई के लिए जुनून है या ये कंफ्यूजन है? जैसे मैंने बोला कि मेरे को भूख लगता है लर्निंग के लिए, ठीक है, आई एम रियली ऑलवेज हंग्री टू लर्न मोर। इसीलिए मैंने आज भी लर्न कर रहा हूँ, और आगे जाके भी लर्न करूंगा। मैं किताब पढ़ता हूँ, रोज किताब पढ़ता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैंने सेल्फ हेल्पिंग बुक में हर टाइम पढ़ता हूँ। तो जैसे मैं अपना कैरियर में मैंने देखा कि जो मैंने काम किया हूँ और मैं जो पढ़ाई किया हूँ, तो वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक लाइन में, एक डायरेक्शन में गोल सेट करके मैंने पढ़ाई किया, और अभी मैं सीएस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आगे भी जाके मैं पीएचडी के लिए कोशिश करूंगा, एंड ये पढ़ाई सबसे जरूरी है, एंड मैं एंजॉय करता हूँ लर्निंग। इट्स माई पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। मैं लर्निंग कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। वेरी नाइस। तो लर्निंग आपका पैशन है। तो यस। अब हम बात करते हैं कि आपके कंप्लाइंस जो आपने चूज किया कि आपको कंप्लाइंस को लेकर आगे जाना है। तो जब कंपनीज के लिए आप काम करते हैं, या आप देखते होंगे कि जब कंपनीज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, तो अक्सर कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें कंपनीज नजरअंदाज कर देती है, अवॉइड कर देती हैं। तो आपने कब सोचा कि श्योर कंप्लाइंस जैसी कंपनी बनाकर अब मैं खुद ही इस समस्या का समाधान उन कंपनीज को दूंगा? हाँ, ये डिसीजन मैंने शुरू किया था, जो मैं श्योर कॉम्प्लायंस क्यों स्टार्ट करूंगा। तो ये हम्म। डिसीजन मेरे दिमाग में आया बिकॉज मैं जब जॉब कर रहा था, तब एन नंबर ऑफ 500 नंबर ऑफ वेंडर्स वेयर देयर विथ आवर कंपनी, राइट। हम्म। तो उनका जो कंप्लायंस का जो लेवल था ना, बहुत हम्म। दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंप्लायंसेस। हम उनको एजुकेट करते थे। तो वहीं हम्म। से मेरे को पता चला कि अगर इस एरिया में ये कंप्लायंस का हालत है, और मैं जाके आगे भी हर कंपनी में हालत भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि कंप्लायंस को सुधारने के लिए कंपनी को एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए, या एमबीए एलएलबी करने वाला बंदा भी चाहिए। और हर कंपनी, छोटा कंपनी इसको बियर नहीं कर सकता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मार्केट था, ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। और कंप्लायंस हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है आज के डेट में, बिकॉज कंप्लायंस नहीं करोगे, हो सकता है कि 50 रुपया जगह में आपको 5 लाख पेनल्टी देना पड़ सकता है। और पेनल्टी हम्म। देने में उनके पास इतना फंड होना चाहिए, ये तो छोटा कंपनी, इतना बड़ा कंपनी नहीं है। तो इसलिए कंप्लायंस बहुत जरूरी है, इट इज ए बैकबोन ऑफ द कंपनी। तो इसलिए ये सोच के मैंने कंप्लायंस एरिया को मैंने चूज किया। तो ऐसे में तो काम कर रहा था कंप्लायंस में ही, और आगे जाके भी कंप्लायंस में और आगे अच्छा काम करेंगे। तो हम्म। दिस इज व्हाई द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई आई केम इनटू कंप्लायंस एंड पेरोल डोमेन। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपकी सोच रही।
कंप्लाइंस के अंदर छोटी कंपनी की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से मेजर कंप्लाइंसेस है जिन्हें इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये आप क्या सजेशन देंगे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बेसिक चीज में बोलूंगा, जैसे कि मिनिमम वेजेस, पीएफ एंड ईएसआईसी, लाइक सोशल सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉइज, राइट, इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉइज एंड पेमेंट, तो सैलरी जो पेमेंट मिलता है वो ठीक टाइम में मिल रहा है और प्रॉपर मिलना चाहिए, बैंक में मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी कंपनी एम्प्लॉय का होना चाहिए, जैसे कि पीएफ हो गया, ईएस हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, बोनस हो गया, ये सब बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो ये बेसिक चीज जो होना चाहिए एटलीस्ट, और बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, ये होना चाहिए। एंड दीज ऑल आर द बेसिक बेनिफिट्स और बेसिक कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो इट एटलीस्ट। बिल्कुल। पर शरद जी, हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज कुछ कंप्लाइंस के ये जो जैसे पीएफ ईएसआई आपने बताया, इनको अवॉइड करके एक या दो कंपनीज फर्म करके इससे बचने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्या सही है? नहीं, उसके लिए एक लिमिट होता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है पीएफ के लिए, ईएसआईसी के लिए एक लिमिट, जैसे कि ईएसआईसी के लिए मिनिमम एम्प्लॉय नंबर शुड बी 10 एटलीस्ट, एंड दोज आर गेटिंग एटलीस्ट अप टू 21,000। सो अगर 21,000 से नीचे और 10 एम्प्लॉय और किसी कंपनी के हैं तो ये सही मैंडेटरी हो जाता है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई नहीं आता है तो ये मैंडेटरी नहीं होता है। और ये जैसे कि ये सही मैंने बोला, ऐसे पीएफ का भी एक लिमिट होता है, ऑप्शन होता है। अगर आपके कंपनी में 20 लोग होते हैं और बिलो 19 है, अगर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप ले सकते हो, बिकॉज इट इज ए सोशल सिक्योरिटी कंपनी, एम्प्लॉय के लिए आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, फ्यूचर के लिए उनका ऑप्शन रखते हो कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट करो। तो अगर आपके पास 19 एम्प्लॉय नहीं होते अभी तक तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप ऑप्शनल कवरेज आप ले सकते हो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। बट जैसे कि आपका 20 क्रॉस हुआ, 19 क्रॉस हो के 20 हो गया आपका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तो ये एज पर पीएफ एक्ट में ये मैंडेटरी हो जाता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम आपको 20, 20,000, ये 20 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड बेसिक सैलरी 15,000 एटलीस्ट। ये दो लिमिट होता है पीएफ एक्ट में, तो इसीलिए आपको मैंडेटरी लेना पड़ता है। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन है, डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर, वो ले सकता है कि नहीं ले सकता। हाँ, अगर दो एम्प्लॉय है वो कवरेज ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट ए मैंडेटरी, दैट इज ऑप्शनल कवरेज बोलते हैं। अगर नहीं लेंगे, बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है एज पर द लॉ। जो जो पेनल्टी कवरेज है तो वो जरूरी पेनल्टी पड़ेगा एम्प्लॉयर के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। पेनल्टीज से बेटर है कि कंप्लाइंस को फॉलो किया जाए। इसमें फायदा कंपनी का भी है और एम्प्लॉयज का भी, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी अगर सभी तरह की बेनिफिट्स कंपनीज देती रहेंगी तो एम्प्लॉयज के लिए वर्क करना और भी थोड़ा आसान होगा। और क्रेडिबिलिटी भी कंपनीज अपनी बढ़ा सकती है सभी कंप्लाइंस को फॉलो करके। एक और चीज शरद जी, जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो नाम सुनते ही पुरानी हिंदी फिल्म का यूनियन लीडर की छवि सामने आ जाती है। जैसे कि मील मालिक हमेशा झगड़ते रहते हैं कि लेबर लॉ वास्तव में, आप बताइए कि ऑनर्स और एम्प्लॉय के बीच टकराव पैदा करता है, या लेबर लॉज को हमें किस तरह देखना चाहिए? नहीं, लेबर लॉ एक कंफ्यूजन नहीं होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता है। भले ही ये एक क्रिटिकल या बोरिंग पार्ट हो सकता है एम्प्लॉयर के लिए, बट ये बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में। और ये जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो कंप्लायंस होता है, अगर उसको सही अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो ये एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन ये वो स्ट्रांग होता है, बैलेंस होता है। और कंपनी को जो ग्रोथ मिलता है इसमें बहुत कुछ हेल्प होता है अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं। तो डिपेंड्स अपन, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो गया, बैलेंस हुआ, रिलेशनशिप ठीक ठाक रहा, बिकॉज ऑफ ऑल द कंप्लायंसेस, ऑल द लेबर लॉ रेगुलेशंस, और ठीक रहा, ये कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करता है। अदरवाइज इफ एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो कहीं ना कहीं दे विल बी नॉट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कंपनीज ग्रोथ। तो अल्टीमेटली ये कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये बैलेंस क्रिएट करता है अगर हम सही कंप्लायंस, अगर सही लेबर लॉ फॉलो करते हैं और मेंटेन करते हैं। ये कंपनीज के लिए एक ये गुड गोल्डन गोल्ड बोल सकते हैं ये।
विदाउट एनी कंप्लायंस कंपनी बहुत सफर भी कर सकता है, कभी शटडाउन हो सकता है, कभी स्ट्राइक हो सकता है। यस, ये कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि ये कंफ्यूजन नहीं, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। और बहुत जरूरी है हमारे लेबर लॉ की जानकारी का होना, हमारे एचआर टीम के पास उसकी नॉलेज का होना, प्लस एम्प्लॉयज को भी अपने अधिकारों के बारे में पता होना। तो शरद जी, कुछ ऐसे लेबर लॉज हैं जो कि एम्प्लॉयज को पता होने चाहिए, या कुछ ऐसे बेसिक लॉ के बारे में आप बताना चाहेंगे? या बेसिक लॉ बोलने से जैसे कि एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग से लेकर एंट्री से लेकर एग्जिट तक, ऑल द फॉर्मेलिटीज, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, हम्म। इट इज गवर्न बाय द लेबर लॉ। राइट, जैसे कि मैंने बोला कि ज्वाइनिंग किसी का हो जाता है किसी एम्प्लॉय में, तो उनका जो ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, ऑल द कंडीशंस आर डेफिनेटली गवर्न बाय द लेबर। ओके, ओके। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ कि जैसे एक फास्ट एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक लॉ एप्लीकेबल होता है, जैसे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट होता है। ये एवरी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे कि दो लोग हो एटलीस्ट, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। एक कंपनी के जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए एप्लीकेबल है। बेसिक लॉ है, बेसिक एक्ट है कि शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये क्या होता है कि अगर एक कंपनी में, एक ब्रांच में या एनी एस्टैब्लिशमेंट में दो से ज्यादा एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता है, राइट, तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। उनका वर्किंग कंडीशन, उनका टाइमिंग, उनका ज्वाइनिंग, उनका वर्किंग शेड्यूल, उनका रेस्ट इंटरवल, उनका मिनिमम वेजेस कितना रहेगा, पेमेंट कब मिलता है, कैसे मिलेगा, पेमेंट के बाद क्या डिडक्शन होगा, और डिडक्शन होने के बाद क्या डिपॉजिट होता है, क्या सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ पीएसआई मिलता है, अदर डिडक्शंस लाइक उनका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है। ऑल दीज आर, इट इज एज पर द लेबर लॉ। दीज आर द I just told you that these are the basic things every employer should know, even employee should aware of that। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और इसी तरह से ऐसे कौन से बेसिक रूल्स हैं जो आज के हमारे होता है छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत से एचआर एग्जीक्यूटिव्स को भी पूरे लेबर लॉज की नॉलेज नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि ये हमारे, हो सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ से बच्चे सीख करके आ रहे हैं, हो सकता है वहां पे पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई हो। पर हमारे एचआर्स को भी सिर्फ इतना ही पता होता है कि उन्हें रिक्रूटमेंट करना है, उन्हें लॉज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। इस सेगमेंट में भी मुझे लगता है आप कुछ कर रहे हैं एचआर्स को ट्रेन करने के लिए। और ऐसी कौन से बेसिक चीजें जो एचआर्स को भी पता होना चाहिए? ये जैसे बोले कि जो मैक्सिमम एचआर जो कैरियर चूज करते हैं कि दे आर बेसिकली एम्प्लॉयड एज ए रिक्रूटर। रिक्रूटर हम्म। मीन्स एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, रिक्रूटिंग करना होता है, मैन पावर को कंपनी को इनवाइट करते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। सो दैट्स ए पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। और लेबर लॉ हम्म। एक इतना बड़ा वास्ट एरिया है, टिपिकल एरिया है कि आप अगर इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रूल को अगर नहीं पता है, तो आप कहीं ना कहीं गलत भी कर सकते हैं, मिस्टेक बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में। तो ये सबसे पहले जरूरी जानना है। एवरी एम्प्लॉयर, एवरी एचआर मैनेजर को, एवरी एचआर एग्जीक्यूटिव को जानना चाहिए। तो वैसे आज जैसे कि आपने बोला कि जो जो लोग मैनेजमेंट करते हैं, कि मैनेजमेंट में हो सकता है कि रिक्रूटमेंट में ज्यादा फोकस दे रहे हैं, कुछ लोग जान रहे हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है। इवन हम्म। बहुत सारा नॉन एचआर ऑल्सो डूइंग द रिक्रूटमेंट जॉब। लेकिन हम्म। नॉन एचआर अगर लेबर लॉ को नहीं पता है, तो ये लेबर लॉ एक्टिविटीज जो एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइंस में अगर किसी को पता नहीं है, पेरोल हम्म। भी नहीं पता है, कंप्लायंस में नहीं पता, वो नहीं कर सकते हैं। तो हम्म। सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हर लोग लेबर लॉ पढ़ना चाहिए और लॉ भी करना चाहिए, ऐसे नहीं। ये लॉ जो है हमारे पास, जो 28 29 एक्ट्स है, इसको भी फॉलो करके भी ये दे कैन बी एक्सपर्ट ऑन दैट। अब ऐसे मैंने भी ऑलरेडी ये शुरू किया हूँ। एचआर फ्रेशर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, तो ये हम्म। लोग कहीं ना कहीं तो ज्वाइनिंग कर जाते हैं और ऑप्शन मिल जाता है उनको, लेकिन जो हम्म। काम सीखना पड़ता है वो उनको पता नहीं है, जॉब स्किल पता नहीं है, एचआर स्किल पता नहीं है, और ये बेसिक लेबर लॉज उनको पता नहीं होता है। उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम्म। और बेसिक जो चीज है कि 2 3 महीना में हम उनको सिखाते हैं, तो उसके हम्म। बाद वो लोग आराम से काम स्टार्ट कर देते हैं फिर कंपनी में। ये बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है, क्योंकि
आपने सही कहा कि लेबर लॉज की जानकारी पूरी तरह से होना बहुत जरूरी है, और फिर ही वो अपना प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर है। और अगर सीखना चाहते हैं तो आप जैसे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो ये इस तरह की ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, जान के बहुत अच्छा लगा। तो शरद जी, आपकी कंपनी के लिए लेबर लॉ की जांच, आप कंपनीज के लिए लेबर लॉ की जांच और ऑडिट्स भी करते हैं। तो जब आप कंपनी ऑनर्स के कैसे वो लोग बिहेव करते हैं, और ऑडिट में आपको आसानी से आप ऑडिट कर पाते हैं, या वहां पे आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? नॉर्मली मार्केट में इनके लिए एक बर्डन होता है लेबर लॉस, पनिशमेंट हम्म। उनका लगता है। बट रियल इट इज नॉट एन पनिशमेंट। अगर ये लोग प्रिवेंटिव पहले नहीं करेंगे, कंपनी के लिए प्रिवेंटिव चेक्स नहीं करेंगे, प्रोसीजर फॉलोअप नहीं करेंगे, हो सकता है कि बड़ा पनिशमेंट उनको मिल जाएगा। तो इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि अगर ये लेबर लॉ में शुरू से कंपनी स्टार्ट करने से पहले हमको सारे चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा काम करने से पहले, इनको बर्डन बर्डन लगता है। लेकिन ये बर्डन कभी नहीं है। बहुत सारा जो है कि खुद एम्प्लॉयर भी खुद मेंटेन कर सकता है। बहुत सारा चेकलिस्ट है जो मेरे पास, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको अगर चाहिए तो ये लोग हम्म। आराम से, ये लोग पहले चेकलिस्ट को मेंटेन करके तो बेसिक चीज वो लोग मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे हम्म। आपने मेरे को पूछा कि ये पनिशमेंट कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज हम्म। ये नहीं करने से कभी पनिशमेंट उनको मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो ये मेरा कहना है कि इसको पहले कभी भी जो भी कोई अवॉइड करता है, बाद में ये बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। और हम्म। जितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसके टाइम में, उसकी समय में उनके पास ना टाइम होता है, ना उनके पास मैन पावर होता है। तो हम्म। फाइनली उनको बहुत अमाउंट में पेनल्टी देना पड़ता है। उसके साथ साथ फिर वही कंप्लायंस भी करना होता है, उसके साथ भी पेनल्टी भी भरना पड़ता है, तो डबल लॉस बिल्कुल। है उनका। तो शरद जी, कोई एक ऐसी केस स्टडी बताएंगे जहां पर आपने अपने क्लाइंट को बड़े किसी झमेले से बचाया हो? ये तो मेरा हर महीना एटलीस्ट 500 ऐसे केस रोज आता है। अभी लेटेस्ट ओके। केस मेरे पास भी आया है कि बोनस को लेके। आपको पता होगा अभी जो टाइम चल रहा है, पूजा के बाद बोनस का टाइम चल रहा है, तो ऐसे बहुत सारा केस आता है। अभी रिसेंट केस में बोलूं कि अ, कुछ मेरा क्लाइंट्स है जो उनको बोनस, एक्चुअली बोनस का वार्ड भी पता नहीं था। हम्म। और ये बोनस क्यों देना होता है, कब हम्म। देंगे, कितना देंगे, उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हम्म। उनके पास अभी 60 एम्प्लॉयज थे और ये मंथली बोनस नहीं दिए थे। लेकिन एम्प्लॉयज को पता है कि हमको पूजा के बाद बोनस मिलता है, पूजा बोनस मिलता है। बोले ओके। ये स्टैट्यूटरी बोनस होता है, मैंडेटरी होता है बोनस एक्ट में। लेकिन ये हम्म। कंपनी को, एम्प्लॉयर को पता नहीं था कि बोनस हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन हम्म। ये उनका दिमाग में नहीं था। जैसे नोटिस आया, कंपनी एम्प्लॉयज कंप्लेन किए जाके लेबर ऑफिस में, तो हम्म। फिर उनको उनका जो बेसिक वेजेस, बेसिक क्लॉज और हम्म। डीए में जितना होता है उसके हिसाब से एनुअली उनको कैलकुलेट करके 8.33, दैट इज द मैंडेटरी स्टैट्यूटरी बोनस, वो देना हम्म। पड़ा। हम्म। तब ये सबसे बड़ा उनके लिए क्या, एक सीख था, लर्निंग था कि नहीं, बोनस कैन नॉट बी अवॉइडेड। और हम्म। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 4 महीना से एक और क्लाइंट आया था गुजरात से। दे हम्म। वेर नॉट फॉलोइंग देयर द स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। अभी हम्म। फाइनली उनका 7 महीना का बिल होल्ड हो गया था उनका कंपनी में, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय हम्म। के पास काम करते हैं। वो सोच रहे थे कि नहीं, हम लोग बस पेमेंट दे देंगे, पीएफ दे देंगे, ये सही दे देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन उसमें हम्म। बहुत सारा कंप्लायंस जो कि नहीं कर रहे थे। और हमने हम्म। उनका लगभग 20-25 डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ा एज पर द चेकलिस्ट ऑफ देयर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। 7 महीना हम्म। का काम हम लोग 1 महीना में करके उनको दिए, और 8 महीना का उनका बिल क्लियर हुआ फाइनली। हम्म। लेबर ऑफिस में भी पेंडिंग था, बहुत सारा केस, लाइसेंस पेंडिंग था, रिकॉर्ड्स रजिस्टर पेंडिंग था। वो सब करने के हम्म। बाद सोच लो आप, अगर हर महीना का 3 करोड़ उनका बिल होता है, और 8 महीना हम्म। का 24-25 करोड़ का बिल उनका पेंडिंग हो गया था। अगर आठ हम्म। महीना का उनका 25 करोड़ का बिल पेंडिंग होता है, अब इंटरेस्ट हम्म। जोड़ लो, हम्म। 20 करोड़ का इंटरेस्ट जोड़ लो, कितना होता है, कितना वो लॉस लॉस कर चुके थे ऑलरेडी, ड्यू टू सिर्फ कंप्लायंस एवर नहीं था उनके पास। जी सर। और आपने क्लाइंट का कितना बड़ा नुकसान होने से बचाया, ये काबिले एग्जैक्टली। तारीफ है, और आपकी नॉलेज की दाद देनी होगी। अब हम बात करते हैं। एआई हमारी काफी तरह से हेल्प कर रहा है। एचआर डिपार्टमेंट में भी एचआर तरह तरह से एआई को यूज करने लगे हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज करने लगे हैं। आप पर्सनली एआई को किस तरह से देखते हैं? वो हमारे एचआर डिपार्टमेंट्स की किस तरह से हेल्प कर रहा अभी एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि एआई जॉब खा जाएगा सबका। लेकिन ये है? कभी नहीं, ये झूठ है, गलत है, कंप्लीटली गलत है। हाँ, जॉब खाएगा। किसका जॉब खाएगा? जो एआई को एडॉप्ट नहीं करेगा।
जो एआई के करेक्ट। टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेगा। जैसे मार्केट में, जैसे कि नोकिया का हालत क्या हुआ आज, क्योंकि वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं किया। मार्केट के डिमांड के हिसाब से अगर आप अपग्रेड नहीं होते हो तो नोकिया का तरह आप रह जाओगे नीचे। तो इसलिए एआई का प्रॉब्लम नहीं है, जो एआई जो नहीं सीखता है उसी का प्रॉब्लम है। तो एआई कभी किसी का जॉब नहीं खाएगा, तो इसलिए डोंट वरी फॉर द एआई टेक्नोलॉजी। आपको थोड़ी सीखना पड़ेगा, और एआई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करोगे, थोड़ा सा साउंड नॉलेज आपको मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। तो ये एआई इज नॉट एन प्रॉब्लम नाउ, बट एआई इट इज नाउ ए फ्रेंड ऑफ ऑल। यस, मैं खुद एआई यूज करता हूँ, हर काम में मेरे को एआई हेल्प करता है। जैसे कि मैं पहले एक एम्प्लॉयमेंट लेटर ड्राफ्टिंग कर रहा था, मैं बहुत सारे किताब फॉलो करके, गूगल फॉलो करके कर रहा था। अभी मैंने 1 मिनट में, मेरे को टाइम नहीं लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से मैं एम्प्लॉयमेंट लेटर बना देता हूँ, सारे सीटीसी में स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सारे वेजेस, सारे रिकॉर्ड रजिस्टर भी मैं बनाता हूँ। और ये एआई मेरे को, जब मेरे को 1 घंटा 2 घंटा लगता है, एआई सिर्फ 1 मिनट लगाता है। इसलिए सोचो आप, 1 घंटा कहाँ है और 1 मिनट कहाँ है, तो कितना टाइम मेरा सेव करता है। तो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम, बट इट इज ए डे टू डे फ्रेंड ऑफ माई लाइफ, एआई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एआई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत सहूलियत है। और हमारा काफी टाइम एआई बचा रहा है और हेल्प कर रहा है हम एचआर प्रोफेशनल्स को। तो आप हम बात करते हैं कि जो भी यंगस्टर्स अभी कॉलेजेस में हैं, एचआर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और एचआर फील्ड में आना चाहते हैं। आपने कंप्लायंस और लेबर लॉ को चूज किया और बच्चे इस तरह से टेक्निकल और पर्सनल इंटरेक्शन स्किल्स के साथ में एचआर फील्ड में आना चाहते हैं। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे पहले वो किसी कंपनी को ज्वाइन करे या वो अपनी सेवाएं आगे दे? आप इन न्यू कमर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, पहले चीज है कि अगर आप डिग्री करते हो, एमबीए डिग्री अगर बड़े बड़े कॉलेज में करते हो, ठीक है, वहां पे बहुत सारा इंडस्ट्री विजिट होता है, केस स्टडी होता है, तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग सीखते हो, राइट। लेकिन अगर आप वो जो नंबर 1 जैसे टॉप 10 कॉलेज हो गया कि टॉप 20 कॉलेज हो छोड़ के, बाकी अगर दूसरे कॉलेज में आप जाते हो, एवरेज कॉलेज में जाते हो, लेकिन आप वो पढ़ाई तो करते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलता है, जॉब स्किल एक्चुअली क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ नहीं मिलता है, राइट। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई करते हो उस साथ साथ, मैं तो पहले जरूरी बताऊंगा कि आप कोई ना कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन, डजेंट मैटर, आप फ्री में भी हो एटलीस्ट आप एज ए इंटर्न ज्वाइन कर लो, और उनका जो सिस्टम है समझ लो। पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिल जाएगा, इम्प्लीमेंट कर पाओगे जो पढ़ाई कर रहे हो। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री लीडर से आप मिलो, बात करो, मीटिंग करो, कनेक्ट करो, कोलैबोरेट करो। बहुत सारा नेटवर्किंग इवेंट चलता है एचआर में, जैसे कॉन्फ्रेंस हो गया, एचआर कॉन्क्लेव हो गया, वो सब आप अटेंड करो, सो दैट आपको प्रैक्टिकल फील्ड में द रियल वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तो आप पढ़ाई के साथ साथ ये स्किल आप ले सकते हो। और बहुत सारा वेबिनार भी चल रहा है, जैसे कि आज हमारा एक यूट्यूब पॉडकास्ट शूटिंग हो रहा है और कल के डेट में पब्लिश हो जाएगा। ये बहुत सारा नॉलेज भी आपके पास मिल जाएगा, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में मिल जाएगा। तो आप उसको देखते रहो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी क्या है कि पढ़ने के टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आपको जितना जल्दी, जितना मैक्सिमम लर्निंग लेना है, एजुकेशन लेना है, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लेना है, जॉब स्किल भी सीखना है, सो दैट आपका कैरियर और ग्रोथ होगा, और जल्दी आप लोग कैरियर स्टार्ट कर पाओगे। आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़ेगा, जॉब आपको ढूंढ के ही मिल जाएगा, राइट। बिल्कुल। मैंने देखा कि आपने एक एचआर का ग्रुप भी स्टार्ट किया है, तो क्या ये सभी लोग जो अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं आपके एचआर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं? इट्स ए लर्निंग प्लेटफॉर्म आई एम एक्चुअली क्रिएटेड, एंड हम्म। ये हर कोई एचआर ज्वाइन भी कर सकता है। ये एक कोलाबरेटिव प्लेटफॉर्म है, एक एचआर हम्म। प्लेटफॉर्म है, लर्निंग शेयरिंग विथ ईच अदर, राइट। तो कोई भी हम्म। ज्वाइनिंग कर सकता है, और हम अपडेट करते हैं सारे लेबर लॉज, सारे एचआर में जो भी कुछ न्यूज आता है, ट्रेंडिंग न्यूज आता है, हम अपडेट करते हम्म। हैं। तो यस, हम्म। बीच बीच में हम लोग मीटअप करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम्म। वेबिनार भी करते हैं, तो दे कैन कम, दे कैन लर्न। This is a learning platform actually. Yeah, everybody can तो join who are actually seeking job in HR, or who are हम्म। HR expert or HR manager, HR leaders. They can join and they हम्म। can share the knowledge. They can learn from here. So तो मुझे लगता है आज के कमेंट को देखते हुए
और नए बच्चों में कंफ्यूजन को देखते हुए, एचआर लॉज और इन सबको कंप्लाइंस को लेकर के कंफ्यूजन को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने एक्सपर्ट से सीखे, उनसे जुड़े और इस तरह की कम्युनिटीज का पार्ट बने और जाने कि हमारे एक्चुअल कंप्लाइंस किस तरह से वर्क करते हैं। और जैसे आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपने चैनल के, जो एचआर स्टूडेंट्स है, बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए अपने चैनल यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आप ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग्स के साथ साथ उन्हें एक एक्सपर्ट मेंटरशिप आपके थ्रू उन्हें मिल रही है। तो शरद जी, कंप्लाइंस, श्योर कंप्लाइंस, हाँ जब हाँ आपने डिसाइड किया कि मुझे स्टार्ट करना है, आपने आपका प्रॉमिस करते हैं कंपनीज को कि कंपनीज आप आगे बढ़ने पर ध्यान दो और कंप्लाइंस को हम संभाल लेंगे, ठीक है? exactly. तो छोटी कंपनीज के लिए या बड़ी कंपनीज को जिन्हें भी आप हैंडल कर रहे हैं, इन सबको हैंडल करते हुए अब और आगे 5 सालों में आप अपना लक्ष्य क्या रखते हैं? क्या, कहाँ आप अपनी कंपनी को देखते हैं? हाँ, बहुत बड़ा विजन है। अभी तो हम लोग कंप्लायंस देख रहे हैं और इसी कंप्लायंस फील्ड में हम लोग जाके आगे एक बहुत बड़ा पोर्टल बना रहे हैं। सिंप्लायंस जैसे बनाया ना हमारा, ऐसे कंप्लायंस पोर्टल हम लोग बनाएंगे और पेरोल सॉफ्टवेयर भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो इट इज ए कंबाइंडली पेरोल एंड कंप्लायंस, हम लोग एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं। एक सवाल भी है, तो बहुत जल्दी हम लोग इसको लेके आगे आ रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग अभी 2 स्टेट में अभी प्रेजेंट, अभी अवेलेबल है हम लोग प्रेजेंस में। अभी इसको हम लोग लेके जा रहे हैं नियरेस्ट वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ये 4-5 नेबरिंग स्टेट, उड़ीसा का जितना भी है, और हम लोग गुजरात भी, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट गुजरात से हैं, हम गुजरात से भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो विद इन 2 to 3 years हम लोग 4-5 स्टेट में हम लोग अपना प्रेजेंस ला रहे हैं। इंक्लूडिंग दैट हमारा डाइवर्सिफिकेशन कुछ है, जैसे कि हम लोग कंप्लायंस में सिर्फ है, पेरोल में है, और हम लोग कुछ ऑडिटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया। कंप्लायंस में हम बहुत सारा ऑडिटिंग छोटा छोटा कंपनी में कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। अभी हम लोग कॉर्पोरेट को टारगेट कर रहे हैं इन ट्रेनिंग एंड ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग। वो हमारा मेन फोकस है आगे जाके विद इन 2 to 3 years में। तो शरद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके विजन के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे बात करके लगी कि आपने अपना विजन बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और विजन डिफाइन करने के बाद ये आसान होता है उस पर चलना। पर आजकल जैसे हम देखते हैं कि जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें विजन को डिसाइड करने में और अपनी टीम को विजन को फॉरवर्ड करने में ये एक अलाइनमेंट थोड़ा सा मिसमैनेज दिखता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी हैम्पर होती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने बोला कि कोई भी बिजनेस हो ना, अपना ऑपरेशन बिजनेस में और प्रॉफिटेबल में उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो हम्म, नॉन कोर एक्टिविटीज उनका है वो आउटसोर्स कर देना चाहिए, राइट। हम्म, जितना भी सारे नॉन कोर एक्टिविटीज है जो वो लोग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा टाइम जाएगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इनको हम्म, कंप्लीटली आउटसोर्स करके अपना जो कोर फोकस एरिया जो है, ऑपरेशनल एरिया है, उसमें हम्म, ध्यान देना चाहिए। तो ये मेरा हम्म, सजेशन है कि एवरी बिजनेस, एवरी एमएसएमई, छोटा बड़ा हम्म, बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, ये अपना धंधा देखें और कंप्लायंस को एटलीस्ट आउटसोर्स कर दें। हम वी कैन केयर, वी कैन टेक केयर एंड वी कैन हम्म, एंश्योर देयर कंप्लायंसेस। सो हम्म, एज ए एक्सपर्ट हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, हमारा इसमें हम्म, एक्सपर्टाइज है। तो हम्म, कंप्लायंस को ऐसे एक एक्सपर्ट से काम करें और उनका हम्म। अपना टाइम और उनका अपना मनी वो सेव करें ज्यादा। तो ये मेरा सजेशन है बिजनेस के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हमने जो भी आज बातचीत की, ये हमारी आने वाली एचआर जनरेशन्स और करंट में अभी जो भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, अगर वो हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन रहने वाली है। और आपके इस इम्पोर्टेंट टाइम और सब शेयरिंग्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अलाइनमेंट टॉक में आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।